हाँ जी, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपने क्या बताना है, इसमें आपने डेडवेट लॉस के बारे में बताना है। क्लियर, इसमें आपने डेडवेट लॉस के बारे में बताना है। तो डायग्राम को ध्यान से देखिए और बताइए डेडवेट लॉस कौन सा है। ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम से उठा के देख लीजिए, चाहे वो पीजीटी लेक्चरर का पेपर है, चाहे एंट्रेंस का है, ये डेडवेट लॉस है या नॉर्मल जो क्वेश्चंस है ना बेसिक वाले, ये तो पूछे ही जाते हैं, तो आप इनको इग्नोर नहीं करोगे, ठीक है। और इन पे जो 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट है ना, जैसे डेडवेट लॉस मैंने करवाया नहीं है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में ना जैसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो भी करवा दूँगी अलग से, डेडवेट लॉस के बारे में या जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। फाइनली आप इसमें देखिए और सोचिए कि इसमें डेडवेट लॉस कौन सा है, कौन सा जो एरिया है वो डेडवेट लॉस का है। तो देखिए, जो कंज्यूमर का भी लॉस हो रहा है और जो प्रोड्यूसर का भी लॉस हो रहा है, कॉमनली जो लॉस हो रहा है ना वो डेडवेट लॉस होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड वाला है। क्लियर, इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट है, बिकॉज क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज होने से, प्राइस P1 हो गया ना, प्राइस इंक्रीज होने से कंज्यूमर का भी लॉस हो रहा है, क्योंकि पहले तो वो इतना मतलब उसके पास जो मनी वो सेव हो रही थी, बट अब क्या हो रहा है, अब P से लेके P1 तक मतलब ये थोड़ा सा एरिया उसके पास बच गया है ना, मतलब इतना ही उसके पास बचा है। प्रोड्यूसर की अगर बात करें तो पहले उसे क्या हो रहा था, उसकी इतनी क्वांटिटी जो है सेल हो रही थी, बट अब उसकी क्वांटिटी भी तो कम हो गई है ना, मतलब ये एरिया प्रोड्यूसर का लॉस हो गया, ये वाला एरिया कंज्यूमर का हो गया। तो फाइनली ये जो कंबाइन जो ट्राइंगल्स बन रही है ना, दो कंबाइन ट्राइंगल्स, ये जो क्या है उसकी राइट एंगल ट्राइंगल्स का समेशन जो है वो क्या है, डेडवेट लॉस है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो हम नेक्स्ट वीडियो में इनको डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद कुरनोट मॉडल की बात कर लेते हैं। कुरनोट मॉडल क्या होता है, कुरनोट मॉडल जो है आपने किंग डिमांड, कुरनोट मॉडल, स्टैगलबर्ग, वो सब हम 1 बाय 1 वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे कुरनोट मॉडल की बात हो रही है। तो कुरनोट मॉडल में क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। एक तो उसमें इक्विलिब्रियम होता है, क्लियर, एक तो उसमें इक्विलिब्रियम होता है, और जिसमें इक्विलिब्रियम होता है ना उसमें क्या होता है, नेस इक्विलिब्रियम तो होते ही होता है, वो तो कन्फर्म ही है, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन इसमें गलत है। आई होप आपने रीड आउट कर लिया होगा, नहीं किया तो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि अगर दो ड्यूपोलिस्ट हैं, अगर वो कम्बिनेशन कर लेते हैं, आपस में कंबाइन होकर काम करते हैं, तो उनका प्राइस क्या होगा, लेस होगा। बट अगर वो अलग से, अगर मतलब इंडिविजुअली अगर वो काम कर रहे हैं ना, तो उनका प्राइस इंक्रीज होगा। तो ये बात तो गलत है ना। हालांकि हमें पता है कि जब वो कंबाइन होकर काम करते हैं तो उनकी मोनोपोली बन जाती है, और जब मोनोपोली होती है तो वो ज़्यादा प्राइस गेन करते हैं, ठीक है। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ना वो रिवर्स लिख दिया, लिखना तो ये था कि कंबाइन होकर प्राइस ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड आंसर जो है वो राइट आंसर है, क्लियर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। गिवन गुड्स की बात हो रही है। गिवन गुड्स में क्या शो हो रहा है हमें, इसमें आपसे पूछा गया इनकम इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इक्वल होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के, या फिर लेस देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, या फिर नेगेटिव होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इन्फीरियर गुड्स और गिवन गुड्स के बारे में। इसमें जो प्राइस इफेक्ट है दोनों में क्या होता है, इसमें नेगेटिव होता है इन्फीरियर में, और जो गिवन है ना उसमें पॉजिटिव होता है। ये तो कन्फर्म होगा ना कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा गिवन गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज होगी, ये बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है। इनकम इफेक्ट की अगर हम बात करें ना, इनकम इफेक्ट की बात करें तो दोनों में नेगेटिव होता है, ये भी ध्यान रखोगे। अब बात आ गई सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की। तो देखिए, जब प्राइस इंक्रीज होता है इन्फीरियर गुड का तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, हम लोग इन्फीरियर गुड को छोड़ के हम लोग नॉर्मल गुड्स बाय करते हैं। इट मीन्स क्या हुआ, इन्फीरियर गुड्स में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, मतलब प्राइस इंक्रीज होने पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इसमें क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, स्ट्रॉन्ग होगा। गिवन में क्या होता है, गिवन गुड्स में प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है, मतलब प्राइस इंक्रीज होने पे हम लोग डिमांड कम करने के बजाय क्या करते हैं, डिमांड को ज़्यादा करते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कम होगा। तो आप यहीं से आप जो है अपने माइंड में कॉन्सेप्ट को जो है सेव कर लीजिए। इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में इनकम इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है, ये तो क्लियर है, बट वो ग्रेटर होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। अब क्यों होता है वो आपको पता चल गया। प्राइस के इंक्रीज होने पे हम लोग सब्स्टिट्यूट नहीं करते गिवन गुड्स को, हम लोग जो गिवन गुड्स की डिमांड है वो भी इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो फोर्थ वाला होगा, क्लियर। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मोमेंट फ्रॉम
एन अनएफिशिएंट एलोकेशन टू एफिशिएंट। देखिए अनएफिशिएंट एलोकेशन से हमने कहाँ पे जाना है, एफिशिएंट एलोकेशन की तरफ जाना है, ठीक है, एफिशिएंट एलोकेशन की तरफ जाना है। तो इस सिचुएशन में आप क्या बताओगे, क्या इंडिविजुअल की जो यूटिलिटी है वो इंक्रीज होगी या फिर इंक्रीज होगी इंडिविजुअल की यूटिलिटी बट दूसरे पर्सन की यूटिलिटी डाउन होगी, या फिर इंक्रीज होगी यूटिलिटी इंडिविजुअल की और दूसरे की यूटिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर डिक्रीज होगी सभी की यूटिलिटी। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है आपका थर्ड ऑप्शन, ठीक है। अब आप बोलोगे एजवर्थ बॉक्स में तो एक पर्सन की यूटिलिटी इंक्रीज होगी तो दूसरे की डाउन होगी, है ना, यही बात है ना, बट मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, अनएफिशिएंट एलोकेशन टू एफिशिएंट एलोकेशन। इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जिनका यूज़ नहीं हो रहा है, अनएफिशिएंट एलोकेशन है यहाँ पे। तो इसमें क्या किया जाएगा, जो अनएफिशिएंट एलोकेशन वाले रिसोर्स को यहाँ से निकाल के एफिशिएंटली यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे इंडिविजुअल की यूटिलिटी तो इंक्रीज होगी, बट यहाँ से तो अनएफिशिएंटली यूज़ हो रहा था ना, ये तो नहीं है यहाँ पे एफिशिएंटली यूज़ हो रहा था, फिर भी हमने इस रिसोर्स को यहाँ से निकाल के दूसरी जगह पे यूज़ कर लिया। मतलब यहाँ से सिर्फ वो वाले हमने अनएफिशिएंट जो रिसोर्स है सिर्फ उनको लिया और दूसरी जगह पे यूज़ किया। तो इससे क्या होगा, दूसरे पर्सन की जो यूटिलिटी है वो डाउन नहीं होगी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड होगा, क्लियर। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन एक्सप्लेनिंग द प्राइस इफेक्ट को हमने एक्सप्लेन करना है, तो हमने कौन सी बात, किसको कांस्टेंट लेके चलना है, रियल इनकम को, मनी इनकम को, या प्राइस रेशियो को। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, वो होगा बी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि इनकम जो है मनी इनकम वो अगर हम कांस्टेंट लेके चलते हैं, ठीक है, तो हम क्या बताएंगे कि प्राइस इफेक्ट में कितना चेंज आ रहा है, मतलब कि प्राइस अप या डाउन होने से जो है क्या इफेक्ट हो रहा है। तो मनी इनकम को तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर मनी इंक्रीज होगी और प्राइस भी इंक्रीज होगा फिर तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही मनी प्राइस भी इंक्रीज हो गया बट साथ के साथ मनी भी इंक्रीज होगी तो उसका तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। मतलब अगर हमने इफेक्ट देखना है, प्राइस इफेक्ट देखना है, तो हम क्या लेके चलेंगे, मनी इफेक्ट क्या, मनी जो है, मनी रियली मनी जो मनी इनकम है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्लियर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। इसमें क्या लिखा हुआ है, इन विच फ्लोइंग इज ए प्रॉब्लम कंसल्टेड विद जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जर्नल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, ठीक है। जर्नल इक्विलिब्रियम में क्या होगा वो आपने बताना है, जो है एग्जिस्ट करेगी एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम, यूनिकनेस प्रॉब्लम, या स्टेबिलिटी प्रॉब्लम होगी, या ऑल ऑफ अबव होगा। तो जर्नल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ये तीनों कंडीशन ही जो है एग्जिस्ट करती है, ठीक है। स्टेबिलिटी भी होती है, यूनिकनेस भी होती है, एग्जिस्टेंस भी करती है प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसका जो फोर्थ आंसर है वो बिल्कुल राइट है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सेवन्थ क्वेश्चन की। इसमें क्या लिखा हुआ है, एन एडजस्टेंट डायग्राम, जो ये आपके सामने दो डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या शो हो रहा है, आपने बताना है इन दोनों डायग्राम्स में कौन से पॉइंट पे जो है स्टेबिलिटी आपको शो हो रही है। स्टेबिलिटी मीन्स ई पॉइंट पे स्टेबिलिटी है, या एफ दोनों पे स्टेबिलिटी है, या फिर दोनों पे अनस्टेबिलिटी है, या फिर एफ पे स्टेबिलिटी है, यहाँ पे अनस्टेबिलिटी है, अनस्टेबल है यहाँ पे। तो दोनों को आपने अच्छे से देखना है और बताना है कि दोनों में से कौन सा जो डायग्राम है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे ई वाला पॉइंट है वो अनस्टेबल है, ठीक है, और जो एफ वाला पॉइंट है वो स्टेबल है। तो इसका जो फोर्थ आंसर है ना वो बिल्कुल राइट है। अब मैं आपको ये थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस भी ज़्यादा है और डिमांड भी ज़्यादा है, ठीक है। मतलब कि इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, प्राइस भी ज़्यादा है और डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई से। अब प्राइस हमारा टारगेट होता है, अगर डिमांड ज़्यादा होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, प्राइस को कम करना पड़ता है ना। तो मतलब कि डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस को इंक्रीज़ करना पड़ता है ना, कि प्राइस को डाउन किया जाए, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी डिमांड ज़्यादा हो रही है। तो इसका मतलब ई पे इक्विलिब्रियम आने की बजाय वो इक्विलिब्रियम से दूर जाएगी। बट इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड जो है यहाँ पे और सप्लाई ज़्यादा है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, प्राइस को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी आ सकती है, बट इस सिचुएशन में क्योंकि यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है
तो प्राइस कम करने से जो है बेनिफिट हो सकता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस को जो है अप करने से जो है स्टेबिलिटी नहीं आएगी। इससे क्या होगा, डिमांड और ही ज़्यादा इंक्रीज जा रही है, तो इस सिचुएशन में स्टेबिलिटी जो है नहीं आएगी। तो हमारा जो ये लास्ट वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, उसके बाद 8th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रेटो ऑप्टिमम आर करेक्ट। प्रेटो ऑप्टिमम के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रेटो ऑप्टिमम करेक्ट। प्रेटो में क्या होता है आपको याद होगा, इसमें क्या होगा इफ़ चेंज विद चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। प्रेटो ऑप्टिमम है वो चेंज हो जाएगा इनकम में चेंज होने से। प्रेटो ऑप्टिमम में मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कंजम्पशन और मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन वो बराबर होंगे। ये यूनिक नहीं होगा और ये जो है परफेक्ट कंपटीशन में होगा। तो इन तीनों में से चारों में से जो है एक ऑप्शन है वो गलत है या दो ऑप्शन गलत है, वो आपने पहचानना है और आपने इसका जो है राइट आंसर देना। तो यहाँ पे आपके पास आंसर गिवन है, तो आप इनको देखिए और आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा हमारे पास, इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास होगा सी, इसमें से नहीं होगा। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। अब थर्ड ऑप्शन है वो राइट क्यों होगा, क्योंकि देखिए एक तो क्या होगा, इसमें चेंज होगा जब इनकम चेंज होगी और इसमें MRS MRT के बराबर होगा और ये परफेक्ट कंपटीशन में भी लागू होगा। बट जो ये सी ऑप्शन है वो गलत है। क्यों, क्योंकि ये नॉट यूनिक, ये ना यूनिक होता है, इसमें लिखा है नॉट यूनिक, तो ये तो बात गलत है ना। ठीक है, तो यूनिक तो होगा भाई, प्रेटो ऑप्टिमम की सिचुएशन है तो वो यूनिक ही कंडीशन होती है। तो ये जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है यहाँ पे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 9th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, मार्केट प्राइस एडजस्टेड टू कंसीडर डिफरेंस बिटवीन सोशल कॉस्ट बेनिफिट एंड प्राइस कॉस्ट बेनिफिट। देखिए जो सोशल कॉस्ट बेनिफिट और प्राइस कॉस्ट बेनिफिट में हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, जो हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, उसे कंज्यूमर सरप्लस, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एक्सचेंज रेट या फिर शैडो प्राइस बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, शैडो प्राइस। क्यों होगा इसका राइट आंसर शैडो प्राइस, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है हमारे पास, हम लोग क्या करते हैं उसे मार्केट में सेल करने से पहले क्या देखते हैं, उसका शैडो प्राइस चेक करते हैं। मतलब कि हम लोग मार्केट प्राइस लगने से पहले हम लोग एक एस्टिमेट प्राइस निकालते हैं, ठीक है, कॉस्ट के अकॉर्डिंग कि कॉस्ट कितनी आ रही है और हमें बेनिफिट कितना हो रहा है। तो हम मार्केट में लेके जाने से पहले उसका जो एस्टिमेट प्राइस निकालते हैं ना, जो एस्टिमेट प्राइस निकालते हैं उसे शैडो प्राइस बोला जाता है। और वो निकाला कैसे जाता है, वो हम सोशल कॉस्ट बेनिफिट और प्राइवेट कॉस्ट बेनिफिट को माइनस करके निकालते हैं कि बेनिफिट कितना हो रहा है और हमारा उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो हमारी कॉस्ट कितनी आई है, तो हम उसे माइनस करते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, शैडो प्राइस निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो 9th का जो आंसर है वो 4th होगा। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बैंडवैगन इफेक्ट। बैंडवैगन इफेक्ट क्या होता है, एक होता है स्नोब इफेक्ट, बैंडवैगन इफेक्ट और वेबलन इफेक्ट, है ना। तो ये जो इफेक्ट है बड़े इंपॉर्टेंट हैं और या तो वो कोई भी प्रोडक्ट देंगे या फिर कोई भी एग्जांपल देंगे, फिर आपसे पूछ लेंगे कि ये कौन सा इफेक्ट है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि बैंडवैगन इफेक्ट कौन सी थ्योरी में आता है, लाइफ साइकिल में, परमानेंट में, एब्सोल्यूट में या रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में। तो जिन स्टूडेंट्स ने ये वाली थ्योरी की हुई है उनको तो अच्छे से पता है। बैंडवैगन इफेक्ट का मतलब होता है डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट, और डेमोस्ट्रेशन जो इफेक्ट है वो किस में आता है, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में आता है। क्योंकि जो पर्सन्स होते हैं वो एक दूसरे की देखा देखी जो है वो डिमांड को इंक्रीज़ करते हैं। मतलब ये क्या होता है कि जो है डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट होता है। तो ये जो 4th आंसर है वो बिल्कुल राइट है। और ये जो थ्योरी है मैंने करवा दिया, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तो आप वहाँ से जो है अच्छे से इसको कर सकते हैं। क्लियर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, आपको वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप जो प्लेलिस्ट में जाके, जो मैंने माइक्रो मैक्रो की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे आप चेक कर लीजिए, मैंने ये मैक्रो में आपको करवा रखा है। ठीक है, उसके बाद 11th क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, फिलिप्स कर्व इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। फिलिप्स कर्व को याद कीजिए और उसमें देखिए कि क्या रिलेशनशिप शो करता है। उसके बाद एंजल कर्व की बात हो रही है, ऑब्जर्व दैट इनकम राइज होने से प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन फूड फॉल
फूड के ऊपर जो इनकम स्पेंड करते हैं वो कम हो जाएगी बट एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा। क्या ये दोनों बातें सही है या फिर दोनों गलत हैं या दोनों में से एक सही है, आप पहचानिए। अगर आपने किया हुआ है तो आप आंसर दे सकते हैं इजीली, बट जो नए स्टूडेंट हैं मैं उनको बता देती हूँ। जो फिलिप्स कर्व होता है, ये मैं दोनों पहले आंसर दे देती हूँ आपको। इसका जो राइट आंसर है वो ये वाला थर्ड है, दोनों सही है। अब दोनों क्यों सही है? क्योंकि फिलिप्स कर्व में क्या होता है, फिलिप कर्व में जो है आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है और इन्फ्लेशन है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन है ना, उसमें जो है नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है, नेगेटिव रिलेशन होता है। तो ये भी आपका बिल्कुल राइट है। जैसे जैसे आप अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करोगे प्राइस लेवल इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आपका जो ए ऑप्शन है वो भी सही है। एंजल अगर लो की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है हम लोग जो है इनकम के ऊपर स्पेंड होने वाला जो प्रपोर्शन है, जो फूड के ऊपर, नॉर्मल गुड्स के ऊपर इंक्रीज होने वाला जो प्रपोर्शन है वो तो कम हो जाएगा, बट ऑल ओवर जो एक्सपेंडिचर है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके जो दोनों ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 12th क्वेश्चन की। 12th क्वेश्चन में आपने ये बताना है कि कौन सा जो है मैच नहीं कर रहा, मतलब कि बाकी सारे सही है बट एक जो ऑप्शन है वो गलत है। वो कौन सा गलत है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4th, ठीक है। क्योंकि जो प्लान सेल कर्व है वो किसने दिया था? वो चैम्बरलिन ने दिया था, ठीक है, वो चैम्बरलिन ने दिया था, जे रॉबिसन ने उसको नहीं दिया था, ठीक है। तो इसका जो 4th आंसर है वो गलत है। और जो ये आपके पास लिमिट प्राइस है ना भगवती, ये बैन ने भी दिया है। आपने तो बैन का नाम मोस्टली सुना होगा, ठीक है, बैन ने तो दिया है, बट जो स्टार्टिंग में तो बैन ने दिया है बट इसको फर्दर और ज़्यादा एक्सप्लेन भगवती ने भी किया है। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, लिमिट प्राइस में। बट हमारे पास मोस्टली क्वेश्चन आता है तो बैन उसमें ऑप्शन होता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो इसका हम बैन जो है वो आंसर लगा देते हैं। बट जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, जो 4th है वो इसका गलत दिया हुआ है, क्लियर। उसके बाद हमारे पास है 13th क्वेश्चन। ये भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये पूरा यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, आप डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए। डायग्राम में आपको जो एडी कर्व है वो यहाँ पे इस तरह से गिवन है, ठीक है, इस तरह से गिवन है। आपने क्या देखना है, आपने ये देखना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है। 2 ऑप्शन इनमें से सही है, ठीक है, देखो 2-2 के आंसर हैं आपके पास, तो पहचानिए कि 2 कौन से ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है इसमें। फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो हमारा ग्रेटर दिया हुआ है, फिर लेस दिया हुआ है। सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास ग्रेटर और लेस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप जिन स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लियर है वो तो ईजिली इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। मैं आपको आंसर दे देती हूँ इसका जो राइट आंसर है वो है ए और डी। मतलब फर्स्ट जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर होना चाहिए और सेकंड जो डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। मैं आपको इसको ना थोड़ा सा बता देती हूँ। आपने कनकेव और कॉन्वेक्स 2 डायग्राम किए, ये होता है कनकेव, ये होता है कन्वेक्स, ठीक है। कनकेव में क्या होता है, कनकेव में हम लोग मैक्सिमम कंडीशन जो है वो लेते हैं, मैक्सिमम। अब मैक्सिमम क्यों लेते हैं? क्योंकि इसमें हम लोग प्रॉफिट चेक करते हैं। जब हमें मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करना होता है तो मैक्सिमम का मतलब प्रॉफिट ही मैक्सिमम हो सकता है, प्रॉफिट मैक्सिमम देखते हैं। क्योंकि कॉस्ट अगर मैंने बोला मैक्सिमम कॉस्ट तो वो तो गलत बात है ना। और इस कॉन्वेक्स में, ये तो कॉनकेव हो गया, कॉन्वेक्स में हम लोग क्या देखते हैं, मिनिमम पॉइंट देखते हैं। और मिनिमम पॉइंट हम लोग किसका देखते हैं, हम लोग देखते हैं कॉस्ट का देखते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है वो ग्रेटर होना चाहिए और जो सेकंड डेरिवेटिव है वो क्या आना चाहिए, लेस आना चाहिए, मतलब नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। और इस सिचुएशन में, मिनिमम वाली सिचुएशन में फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर होना चाहिए और जो सेकंड डेरिवेटिव है वो भी ग्रेटर होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। जब ये पॉजिटिव होगा तो ये मिनिमम होगा। तो हमने तो क्या देखनी है, और ये जो हमारे पास डायग्राम है इसमें जो ये कर्व है वो हमारे पास क्या है, कनकेव है, ठीक है। कनकेव में मैक्सिमम कंडीशन को देखना है तो मैक्सिमम में हम लोग क्या देखेंगे, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो भी ग्रेटर, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है हमारे पास वो ग्रेटर होना चाहिए और जो सेकंड डेरिवेटिव है वो लेस होना चाहिए, मतलब नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन और जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। अगर फिर भी आपको डाउट है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया तो भी लिख दीजिए ताकि मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई आपको समझ में जो है आ गया, ठीक है। और जो कुछ स्टूडेंट्स हैं
वो मुझे रिप्लाई देते हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो जो है मुझे फीडबैक देते हैं अपना। तो थैंक यू बच्चे। जैसे निशा शर्मा है और भी स्टूडेंट है, अनुज कुमार है, और बाकी मैं देख लूँगी किसके कमेंट आ रहे हैं, तो वो मैं नेक्स्ट जो है वीडियो में उनके नाम अनाउंस करूँगी जो मुझे स्टूडेंट हैं वो फीडबैक देते हैं, ठीक है। तो जिनका मन हो वो दे दीजिए फीडबैक, अदरवाइज़ आप जो क्वेश्चन तो कर लीजिए, ठीक है। इसका जो 14th क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस अज्यूम। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस है, उसमें कौन सी अजम्पशन लेके चलते हैं, तो ये भी मैंने थ्योरी करवा दी है, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और ये जो क्वेश्चन है इसमें कौन सी अजम्पशन होती है, परमानेंट इनकम का परमानेंट कंजम्पशन के साथ ही कोरिलेशन शो किया गया, ठीक है, बाकी किसी के साथ नहीं किया गया। तो आप याद रखिए परमानेंट इनकम और परमानेंट कंजम्पशन का क्या होता है, आपस में पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, ठीक है। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 15th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 15th क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फ्लोइंग वुड बी द इनिशियल इम्पैक्ट, ठीक है। इनिशियल इम्पैक्ट की बात की गई है, किसके इनिशियल इम्पैक्ट की बात की गई है, अगर वेज रेट इंक्रीज होता है, ठीक है, अगर वेज रेट इंक्रीज होता है मोर देन प्रोडक्टिविटी, ठीक है, मतलब कि वेज इंक्रीज हो गया, प्रोडक्टिविटी कम है, तो इससे क्या होगा। तो चारों ऑप्शन आप खुद रीड आउट कीजिए। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट वुड इंक्रीज कॉजिंग ए राइटवर्ड शिफ्ट इन द एग्रीगेट डिमांड कर्व। सेकंड क्या लिखा हुआ है, द एग्रीगेट डिमांड कर्व वुड शिफ्ट टू द लेफ्ट इंक्रीजिंग द प्राइस लेवल। थर्ड है द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व वुड शिफ्ट टू द लेफ्ट इंक्रीजिंग द प्राइस लेवल। उसके बाद फोर्थ है एम्प्लॉयमेंट वुड डिक्रीज कॉजिंग ए राइटवर्ड शिफ्ट द एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो इसमें क्या शो हो रहा है, यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि जैसे ही वेज रेट इंक्रीज होगा और प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्टिविटी कम है, तो एक तो श्योर है प्राइस इंक्रीज होंगे, क्योंकि जब प्रोडक्शन ही इंक्रीज नहीं हो रही है तो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन उतना हो नहीं रहा है, तो ऑब्वियस है प्राइस इंक्रीज होगा, ठीक है। तो प्राइस इंक्रीज होगा वो भी हमें पता चल गया। दूसरा और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी के ऊपर, जो हमारा सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट कर जाएगा लेफ्टवर्ड। अब मैं ये आपको डायग्राम करवा देती हूँ फिर क्लियर हो जाएगा। देखिए ये आपके पास है सप्लाई कर्व, ये आपके पास डिमांड कर्व, ठीक है। स्टार्टिंग में इकोनॉमी यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, ये भी क्लियर है आपको। मान के चलिए प्रोडक्टिविटी कम हो गई, ठीक है, ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है। प्रोडक्शन कम होने का मतलब क्या है, प्रोडक्शन कम होने का मतलब क्या है, जो सप्लाई कर्व है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगी, ठीक है, वो लेफ़्ट साइड शिफ्ट करेगी। राइट होता है आपका इस साइड शिफ्ट करना, और राइट शिफ्ट करने का मतलब क्या है, प्रोडक्शन का इंक्रीज़ होना। बट इस सिचुएशन में प्रोडक्टिविटी कम है, मतलब प्रोडक्शन कम होगी, तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी। अब आप खुद सोचिए इस पॉइंट पे प्राइस इंक्रीज़ हो गया ना और क्वांटिटी कम हो गई, तो अब आपको पता चल गया इसमें क्या होगा, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई जो है वो शिफ्ट कर जाएगी लेफ्टवर्ड और जो इंक्रीज़ कर जाएगा प्राइस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, थर्ड जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, क्लियर। उसके बाद 16th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि मल्टीप्लायर का और एमपीसी का आपस में क्या रिलेशन है वो आपने बताना है, ठीक है। तो वही बात अगर जिन स्टूडेंट्स ने किया हुआ है उनके लिए तो इजी है, बहुत इजी है। 1 मिनट का जो है आप आधे मिनट से भी कम टाइम में सोच लोगे। एमपीसी के साथ के का जो है पॉजिटिव रिलेशन है, अगर एमपीसी इंक्रीज होगा तो मल्टीप्लायर भी इंक्रीज होगा, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो तो बिल्कुल राइट है। अब आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए के इज इक्वल टू क्या होता है, 1/1 माइनस एमपीसी, यही होता है ना। अगर आप एमपीसी की वैल्यू 1 पुट करते हो तो 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। 1/0 क्या होगा, इनफाइनाइट। तो इसका सी ऑप्शन भी सही है। देखिए हायर एमपीसी लोअर मल्टीप्लायर तो होता नहीं, तो ए तो कट कर दीजिए और बी और सी बिल्कुल सही है। तो इसका जो बी और सी है वो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। उसके बाद 17th क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें आपने क्या करना है, आपने मैच करना है इसको, कौन सा जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा बताइए। जो एंजल कर्व है वो अभी हमने डिस्कस किया था, तो वो क्या होता है, इनकम और कंजम्पशन में जो है रिलेशन बताएगा, ठीक है।
और बाकी आप देख लीजिए, आप फटाफट देखिए और आंसर जो है माइंड में क्लिक कर लीजिए कि कौन सा आंसर इसका जो है वो सही होगा। फिर इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता दूंगी। तो ए का जो है सेकंड होगा, तो जहाँ जहाँ पे ए का सेकंड लिखा है वो आप टिक कर लीजिए, बाकी आप रॉन्ग कर दीजिए। ठीक है, बाकी आप रॉन्ग कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो हमें जो है आंसर तो हमारे सामने आ चुका है ना। ए का हमारे पास क्या होगा, ए का हमारे पास सेकंड होगा और सिर्फ एक ऑप्शन में ए का सेकंड लिखा हुआ है। तो अगर आपको एक भी आता है ना तो भी हो जाएगा। और ये जो रान करव लिखा हुआ है ना, रहन करव, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होती है ना, वैसे वैसे ग्रोथ रेट भी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, इसका भी एक लेवल होता है, एक लेवल के तक मैक्सिमम हो जाती है, बट उस लेवल के बाद अगर एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होता है ना तो ग्रोथ रेट इंक्रीज़ होने के बजाय डाउन भी हो सकती है। तो ये जो है इसका जो है लास्ट वाला आंसर होगा फोर्थ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और पर कैपिटा इनकम। ग्रोथ रेट का मतलब पर कैपिटा इनकम भी ले सकते हो एक साइड में, तो इसमें जो है रिलेशन बताता है। लेफर कर्व का मतलब क्या होता है? लेफर कर्व हमें टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट के बारे में बताती है, वो भी इस तरह से ही बनता है लेफर कर्व भी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि इनकम होती है और यहाँ पे टैक्स रेट होता है। जैसे जैसे टैक्स इंक्रीज़ होता है टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज़ होती है, बट एक लेवल के बाद वो भी डाउन हो जाती है। और कुजनेट कर्व क्या बताता है? वो इन्वायरमेंट और पर कैपिटा इनकम के बारे में बताता है। ये भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। कुजनेट कर्व एक तो जीडीपी का भी कॉन्सेप्ट है और इन्वायरमेंट का भी है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में भी ये होता है कि जैसे जैसे ग्रोथ रेट इंक्रीज़ होती है, ठीक है, इन्वायरमेंट का जो डिग्रेडेशन है, जो लॉस की हम बात करते हैं, वो धीरे धीरे क्या होता है, वो इंक्रीज़ होता है, मतलब लॉस होता है इकोनॉमी का। ठीक है, इन्वायरमेंट का एक लेवल तक काफ़ी होता है, बट अगर ज़्यादा ग्रोथ रेट हो जाए ना, मतलब जो है डेवलप्ड हो जाए इकोनॉमी, बहुत अच्छी ग्रोथ रेट हो रही है, तो जो डिग्रेडेशन हो रहा है इन्वायरमेंट का वो कम होना शुरू हो जाता है। तो ये कुजनेट कर्व इन्वायरमेंट और पर कैपिटा इनकम के बीच में भी रिलेशन बताता है, और पर कैपिटा इनकम और ग्रोथ रेट के बारे में जीडीपी में बताता है। ठीक है, तो दोनों में इसका जो है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन। गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन जो है रेफर टू सेविंग रेट, इसका क्या आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? हमारे पास आंसर गिवन है मैक्सिमाइज द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, या फिर ऑप्टिमाइज द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, या फिर मैक्सिमाइज द ग्रोइंग पर कैपिटा कंजम्पशन, या फिर इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड है, मैक्सिमाइज द ग्रोइंग पर कैपिटा कंजम्पशन। क्या होगा? मैक्सिमाइज द ग्रोइंग पर कैपिटा कंजम्पशन। जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो क्या होगी? वो इंक्रीज होगी, मैक्सिमाइज होगी गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन में। ठीक है, और उसके बाद 19th क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, 19th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? सुम्पीटर के बारे में पूछा गया है। सुम्पीटर की कौन कौन सी एजम्पशन थी? तो सुम्पीटर की एजम्पशन की अगर हम बात करें तो इसमें डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक, या फिर डेमोक्रेसी में होती है, या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डेवलप थ्रू ट्रेड साइकिल। तो इन तीनों में से जो ऑप्शन है वो बी इसका रॉन्ग होगा, क्योंकि जो हमारे पास सुम्पीटर की थ्योरी है उसमें क्या था? जो डेवलपमेंट है वो क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक से भी होती है और ट्रेड साइकिल से होती है, बट डेमोक्रेसी की कोई बात नहीं की गई थी। तो ए और सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल इसका राइट है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा हुआ है? मार्क्स का जो मॉडल है उसमें कौन सी बात है वो सही है? फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एज वेल एज ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एक्सप्लॉयटेशन के साथ, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन के साथ, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सप्लॉयटेशन के साथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ वाला, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन के साथ इसका क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है, बट ऑर्गेनिक कंपोजिशन के साथ इसका नेगेटिव रिलेशन होता है। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि जैसे जैसे लेबर का एक्सप्लॉइट इंक्रीज़ होता है, लेबर का एक्सप्लॉइट इंक्रीज़ होता है, प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है, कैपिटलिस्ट जो मेन पर्सन है उसका, और ऑर्गेनिक कंपोजिशन होती है उसके साथ
इन्वर्स रिलेशन होता है, क्योंकि परमानेंट कैपिटल के साथ जो वेरिएबल कैपिटल को अगर हम बार बार इंक्रीज़ करेंगे तो जो प्रॉफिट है वो डाउन जाएगा, इंक्रीज होने के बजाय डाउन जाएगा। तो ऑर्गेनिक कंपोजिशन के साथ जो इन्वर्स रिलेशन होता है, बट एक्सप्लॉयटेशन के साथ जो है पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, अगर फिर भी इस कॉन्सेप्ट को आपने फर्दर एक्सप्लेनेशन के साथ करना है तो वो हम जो है कंप्लीट थ्योरी में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोज़ में एक्सप्लेन करते हैं आपके साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।